नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि फर्म का दीर्घकालीन लागत वक्र किस तरीके का होता है। आप जानते हैं कि दीर्घकाल में उत्पादन के जो साधन होते हैं वे स्थिर नहीं होते हैं। मतलब यह है कि फर्म अपने साधन को परिवर्तित कर सकती है। हमने पीछे भी कई बार इसको समझा है कि अल्पकाल, जैसे मान लीजिए एकदम से दूसरे दिन 1000 वर्ग फीट में बिल्डिंग चाहिए, तो एक दिन में बिल्डिंग नहीं बन जाएगी। लेकिन दीर्घकाल में 1 साल, 2 साल, 3 साल में तो उसमें बनाना संभव है। ये सारा व्यवहारिक होता है। आप समझ रहे हैं कि जो दीर्घकाल है, दीर्घकाल में सारे साधन, जितने भी साधन होते हैं वे परिवर्तनशील होते हैं। और जब साधन परिवर्तनशील होते हैं तो इसीलिए दीर्घकाल में सभी लागतें भी परिवर्तनशील होती हैं। और इसी बात को यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है कि दीर्घकाल में उत्पादन के स्थिर साधन नहीं होते हैं, साधन जो हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, इसलिए स्थिर लागतें भी नहीं होती हैं। फर्म अपने प्लांट का आकार या पैमाना बदल सकती है और कम अथवा अधिक साधन लगा सकती है। इस तरह दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अतः सभी लागतें परिवर्तनशील हैं। जो चीज़ समझा रहे थे वही चीज़ है। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वक्र कैसा होता है। जो दीर्घकालीन लागत वक्र है वो कैसा बनता है। तो जो फर्म का दीर्घकालीन औसत कुल लागत का LAC, जो LAC है, इसको वक्र सभी संभव अल्पकालीन औसत लागत वक्रों SAC से उत्पादन के विभिन्न स्तरों को उत्पादित करने की न्यूनतम औसत लागत को दर्शाता है। अतः SAC वक्रों से LAC वक्र व्युत्पन्न किया जाता है। आइए इसको हम बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में X अक्ष पर आउटपुट है, उत्पादन है, Y अक्ष पर कॉस्ट, कीमतों को लिया गया है। अब इसमें ये है SAC1, अल्पकालीन औसत लागत वक्र 1, ये है अल्पकालीन औसत लागत वक्र 2 और ये है अल्पकालीन औसत लागत वक्र 3, 1, 2, 3। ये तीनों जो वक्र हैं ये अल्पकालीन लागत वक्र हैं। अब इसमें से हम समझते हैं किसी फर्म को ON उत्पादन करना है। ON उत्पादन करने के लिए उसके पास दो विकल्प हैं। कौन से दो विकल्प हैं कि नंबर 1 तो यह है कि इस कीमत पर NB, इस कीमत पर उत्पादन करे, और दूसरा विकल्प है NA कीमत पर। मतलब यह है कि अगर SAC वक्र पर रहता है, SAC वक्र 1 पर रहता है तो ON उत्पादन NB कीमत पर कर लेगा। लेकिन अगर SAC वक्र 2 पर पहुंचता है तो इतना ही उत्पादन करने के लिए उसे यह कीमत चुकानी पड़ेगी, माने यह लागत आएगी जो SAC 1 से अधिक है। आप देख रहे हैं AB मात्रा अधिक है। तो कोई भी जो फर्म है, आप समझ सकते हैं कि इतनी तो समझदार होती ही है कि वही उत्पादन अगर कम कीमत पर हो रहा है तो ज़्यादा कीमत क्यों खर्च करेगी। तो फर्म जो है वो ON उत्पादन NB कीमत पर करेगी, माने SAC 1 पर रहेगी। SAC 2 पर अगर जाएगी तो AN कीमत अदा करनी पड़ेगी, लागत आएगी। लेकिन उतना ही उत्पादन करने के लिए अगर SAC 1 पर रहता है तो NB लागत आएगी। अब ठीक आगे देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से
यदि फर्म OH उत्पादन करना चाहती है, इतना उत्पादन करना चाहती है, तो उत्पादन करने के लिए फिर उसके पास दो विकल्प हैं। कौन से दो विकल्प हैं? पहला ये विकल्प है कि HG लागत पर करे। अगर HG लागत पर करती है तो SAC3 पर रहेगी, SAC3 पर इस बिंदु पर उत्पादन करेगी, इस लागत पर उत्पादन करेगी। उत्पादन उतना ही है OH, और लागत कितनी आ रही HG। लेकिन अगर वो SAC2 पर रहती है तो OH उत्पादन के लिए उसको HF इतनी लागत देनी पड़ेगी या लागत आएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी फर्म को हानि हो रही है। हानि का मतलब अगर SAC2 पर रहता है तो उसे ज़्यादा लागत आएगी। तो इसलिए फिर वही बात आ गई कि फर्म जो है वह SAC3 पर रहेगी। अब ये हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से फर्म अपना उत्पादन करती है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूनतम बिंदु पर करती है, ये अधिकतम है, ये न्यूनतम। या ऐसे कह लो कि SAC1 का सबसे न्यूनतम बिंदु ये है, SAC2 का सबसे न्यूनतम बिंदु ये है। सबसे क्या न्यूनतम खुद अपने आप में वो शब्द है कि सबसे कम, और SAC3 का न्यूनतम है ये। अब इन्हीं बिंदुओं को मिलाते हुए जो न्यूनतम बिंदु हैं, उन बिंदुओं को मिलाने से दीर्घकालीन लागत वक्र बनता है। आइए इसको भी हम चित्र से देखते हैं। दोस्तों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये आउटपुट है, y अक्ष पर लागतें हैं, SAC1, SAC2, SAC3, SAC4, SAC5। ये आपके अल्पकालीन औसत लागत वक्र हैं। अभी हमने पीछे बताया था कि जो LAC होता है ये SAC को टच करता हुआ बनाया जाता है या बनता है। तो ठीक वैसे आप देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं इस जगह से ये आपका LAC है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। अब इस वक्र को अल्पकालीन औसत लागत वक्र कहीं न कहीं टच कर रहे हैं। SAC1 इस जगह टच कर रहा है, 2 ये टच कर रहा है, 3 ये है, 4, 5 टच करते हैं। साथ में क्या होता है कि एक वक्र जो होगा वो केवल उसके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता है। जैसे SAC5 देख लीजिए, तो SAC5 में आप देख रहे हैं कि न्यूनतम बिंदु तो यहाँ हो सकता है, इसका इस जगह पर जहाँ ये कट कर रहा है इस जगह पर हो सकता है, क्योंकि ये तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो न्यूनतम ये तो नहीं होगा, इससे न्यूनतम ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो अल्पकालीन लागत वक्र हैं उनके न्यूनतम बिंदुओं को टच करता है, नहीं। LAC वक्र को ये सारे जो वक्र हैं ये टच करेंगे, लेकिन इनमें से कोई एक वक्र ऐसा होगा जिसके न्यूनतम बिंदु पर LAC वक्र वहाँ से गुजरेगा। ये देखिए SAC3 इसका न्यूनतम बिंदु है ये, और जहाँ पर ये रहेगा इसी जगह पर जो फर्म उत्पादन करेगी, OQ उत्पादन करेगी, तो ये इसका कहा जाएगा कि इष्टतम उत्पादन है। इष्टतम उत्पादन का मतलब है कि कम से कम लागत में अधिक उत्पादन, कम से कम लागत में अधिक उत्पादन। अब आप देख लीजिए, अगर उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो लागत इधर अधिक आएगी, अगर इधर कम किया जाएगा तब भी लागत अधिक है। और इसको दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि अगर OQ से कम उत्पादन करेगी तो इसका मतलब है कि फर्म अपनी पूरी दक्षता का प्रयोग नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ उत्पादन कर रही तो इसका मतलब है कि इस जगह पर लागत तो अधिक दे रही है। भाई आप देख लीजिए, इस तरीके से ऐसे रहेगा। अब
जब इस जगह पर उत्पादन करेगी तो थोड़ा ये ऊपर बढ़ेगा, इस सामने रहेगा, तो यहाँ पर उत्पादन कम है और लागत अधिक है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्षमता से अधिक प्रयोग कर रही है, तो जो फर्म का इष्टतम उत्पादन है वो OQ मात्रा है और EQ कॉस्ट है। आप उम्मीद है समझ चुके हैं कि LAC वक्र क्या होता है। और दोस्तों एक पॉइंट भूल रहे थे हम, LAC वक्र को लिफाफा वक्र भी कहा जाता है। लिफाफा वक्र का मतलब ये है कि ये SAC वक्रों को लपेट लेता है। SAC वक्रों को लपेटने के कारण LAC वक्र को लिफाफा वक्र कहा जाता है। धन्यवाद।